नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पोर्टफोलियो प्लानिंग में जितना जरूरी है मुनाफा कमाना, उतना ही जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट और टैक्स प्लानिंग भी। तो आज हम बताएंगे आपको पोर्टफोलियो के वो नायाब नगीने जिससे आप संपूर्ण फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। जानेंगे कौन से है पोर्टफोलियो के नव रत्न, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रीति राठी गुप्ता, फाउंडर लक्ष्मी, और हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट। प्रीति, हेमंत जी, दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। माता के खास दिन है, इसलिए नौ रत्न की हम बात करेंगे कि पोर्टफोलियो के कौन से ऐसे नौ नगीने हैं जिससे कि पोर्टफोलियो और भी ज्यादा सशक्त हो जाता है। मैं प्रीति आपसे सबसे पहले समझना चाहूं तो आपकी नजर में वो कौन सा नगीना है या वो कौन सा रत्न है जो पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। एक एक करके हम बात करेंगे, इसलिए शुरुआत आप कौन से नगीने से करना चाहेंगी? थैंक यू स्वाति, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और ये रियली एक ऑस्पिशियस टाइम है और हमारे लिए तो स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि हम बात करते हैं लक्ष्मी में महिलाओं से। तो जब ये गॉडेस के दिन है, ये तो माता के दिन है, तो इसलिए और भी जरूरी है कि हम रीच आउट करें विमेन को और ये बात कहें कि उनको कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। तो मेरे लिए तो सबसे प्रेशियस फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे जरूरी एक जो नगीना है, जो कई बार, एंड स्पेशली मैं बात कर रही हूँ महिलाओं की तरफ से, कि वो एक चीज है जो कई बार छूट जाता है, वो है इक्विटी। कि आप कहीं पे भी कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, जब तक कि आप कुछ एलिमेंट का इक्विटी का उसमें ऐड नहीं करती है। और स्पेशली मेरा मानना है थ्रू म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी करके या लमसम, जैसे भी आप इक्विटी में पैसा डालें, ताकि आपकी जो बचत है, जो आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है, उसको जो आपने बचाया है, वो इन्फ्लेशन को बीट करे और आपके जितने फाइनेंशियल गोल्स है उनको मीट करे। और हमने ये देखा है पिछले 20-30 इयर्स की अगर हम ट्रैजेक्टरी पिकअप करें, तो हम देखेंगे सिर्फ एक एसेट क्लास है जिसने इन्फ्लेशन को बीट किया, और वो है इक्विटी। इसीलिए जरूरी है कि कुछ पोर्शन आपके इन्वेस्टमेंट का जरूर इक्विटी में जाए। कुछ पोर्शन इक्विटी फंड में जाना बेहद ज्यादा जरूरी है। इक्विटी में हमने इनफैक्ट प्रीति आप ही से मैं इसमें फॉलो अप समझूं, अभी जो खास तौर पर हम महीना दर महीना एम्फी के डेटा भी देखते हैं, आपने एसआईपी का भी जिक्र यहाँ पर किया। ये जो ट्रेंड है उससे काफी ज्यादा साफ हो जाता है कि निवेशकों का जो रुझान है वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ बढ़ रहा है। इक्विटी में इनफ्लो अच्छा खासा आया है और हमने तो पिछले कुछ टाइम में स्मॉल कैप और मिड कैप में भी अच्छी रैली देखी है। तो आपकी नजर में अभी किसी को निवेश की शुरुआत करनी है तो इक्विटी में खास तौर पर किन तरीके की कैटेगरीज ज्यादा निवेश करने के लिए बेहतर है, और क्या इनमें एसआईपी एक बेहतरीन जरिया ही है? एसआईपी अगर हम देखें इसलिए भी बढ़ रहा है स्वाति, क्योंकि एसआईपी ने इन्वेस्टमेंट डेमोक्रेटाइज कर दिया है। पहले जब शेयर बाजार में या इक्विटी में लोग इन्वेस्ट करते थे तो एक बड़ी रकम की जरूरत होती थी, लेकिन एसआईपी के द्वारा आज आप 100 रुपए में भी हर महीने 100 रुपए या 100 रुपए की एक एसआईपी के द्वारा भी निवेश कर सकते हैं। तो एक तो ये डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, दूसरा डिजिटाइजेशन, जिसके जरिए से प्लेटफॉर्म या एक्सेस टू एसआईपी, ईज ऑफ डूइंग एसआईपी हर देश के हर एक कोने तक पहुंच गई है। आज हम देखते हैं स्पेशली लक्ष्मी में, तो हम देखते हैं टियर 2, टियर 3, टियर 4 तक महिलाएं जो है अपनी एसआईपी कर रही है। तो इस कारण से एसआईपी में, और हम आगे भी चलते हुए ये देखेंगे कि एसआईपी काफी मात्रा में ये ग्रोथ एसआईपी की होगी। अभी अगर कोई करना हो, मुझे अगर कोई पूछता है, तो हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जो आपका फाइनेंशियल गोल हो उसके मुताबिक आप करें। अगर आपके गोल में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक स्टेबल रिटर्न की जरूरत हो, आपको हो सकता है अगले 5 साल या अगले 6 साल में आपकी रकम अगर निकालनी हो, तो हम अभी भी रेकमेंड करेंगे कि आप सेफ थोड़े से इक्विटी में भी, लार्ज कैप
के तरफ अपना इन्वेस्टमेंट रखें। लेकिन अगर आप में थोड़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो तो मिड कैप स्मॉल कैप में ग्रोथ हमेशा बेटर होती है। इंटरेस्टिंगली हमने एक्चुअली अभी ये देखा है कि शॉर्ट टर्म अभी के जो इमीडिएट आपके 6 महीने 8 महीने जो हम पैसा डेट फंड में रखते थे या लिक्विड फंड्स में रखते थे, उसके बजाय अभी आर्बिट्राज फंड्स जो है इक्विटी में वो काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए उसमें एक टैक्स बेनिफिट जो पहले डेट में होता था वो टैक्स के हिसाब से भी ये ज्यादा सूटेबल है। बिल्कुल। तो आपने कहा इक्विटी फंड निवेश शुरू करने का बेहतरीन तरीका, और उसमें भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका है जिससे आप निवेश की शुरुआत कर सकते हो, उसका शुभारंभ कर सकते हैं। हेमंत जी, आपकी नजर में निवेश का सबसे पहला आधार क्या माना जाए? देखिए स्वाति, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है। वो शुरू होता है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और खत्म होता है जब आपका जो गोल है वहां तक पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले शुरुआत होनी चाहिए एक तरीके से रोड मैप बनाने की, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या अचीव करना है, कितने समय के बाद अचीव करना है, किस तरीके से अचीव करना है। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, अपने गोल्स को आप एस्टेब्लिश करें, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करें, उनके अचीव करने के लिए कितना समय है आपके पास, कितना पैसा आपको चाहिए। और एक चीज का ये बहुत ध्यान रखना है कि लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन जो है वो एक काफी बड़ा खतरा है आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो जब भी आप गोल सेटिंग करें या टारगेट सेटिंग करें तो उसमें इन्फ्लेशन को आपको डेफिनेटली कंसीडर करना है, नहीं तो काफी बड़ा गैप होगा जितना आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे और जितना आपको करने की जरूरत हो। तो ये रोड मैप बनेगा, जैसा मैंने कहा, आपके शॉर्ट टर्म गोल, आपके मीडियम टर्म गोल्स और आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको एस्टेब्लिश करें। और टारगेट बनाने के बाद एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न पे, जो एक रीजनेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके देखते हैं कि मुझे हर गोल के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं वो आपको मदद करता है अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करने में, कि कितने गोल्स को पूरा करने की क्षमता आज मुझ में है, कितने को हम पोस्टपोन करें और कितने को हम अभी छोड़ें। आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि अपने प्रोसेस की शुरुआत करें एक क्लियर रोड मैप बना के, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है और आपका जो पूरा प्रोसेस है वो ट्रैक पे रहे। बिल्कुल। तो एक बेस तैयार करना जरूरी है, जैसा हेमंत जी ने बताया, और लक्ष्यों को अलग अलग अवधि में बांटना, जैसे शॉर्ट टर्म हो गया, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म जैसे आज से भी आपका अगले एक हफ्ते तक का लक्ष्य भी हो सकता है, एक साल भर तक के लिए। मीडियम टर्म 5 साल तक का, और यूजुअली लॉन्ग टर्म को हम 5 फिर 10 साल से ऊपर के लक्ष्यों को मानते हैं। तो इसको बांट देंगे तो आपके लिए आसानी होगी पोर्टफोलियो प्लानिंग करने में। प्रीति, आपने जिक्र इक्विटी का किया। जितना पोर्टफोलियो के लिए जरूरी इक्विटी है उतना ही जरूरी डेट भी है, क्योंकि दोनों पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का काम करते हैं, और पोर्टफोलियो में संतुलन बेहद जरूरी होता है। अभी मौजूदा समय में डेट फंड में आपको निवेश का सही तरीका क्या लग रहा है, स्पेशली जब हम ब्याज दरों को ऑलमोस्ट पीक आउट होता हुआ देख रहे हैं? तो डेट फंड में निवेश की सही स्ट्रैटेजी आपकी नजर में कैसी रहे? स्वाति, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि डेट को एक फिक्स्ड इनकम कैटेगरी में अब देखा जाए, एंड उसमें अगर आप देखें तो एक्चुअली मैं आज की तारीख में अपने आप को लिमिट नहीं करूंगी या निवेशकों को ये नहीं बोलूंगी कि आप सिर्फ डेट फंड्स में डालें। एक्चुअली काफी सारे दूसरे ऑप्शंस भी है, जैसे बॉन्ड्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, उसमें आप डायरेक्टली भी निवेश करके देखें, क्योंकि उसमें काफी हमने देखा है काफी रुझाव हमारे इन्वेस्टर्स का है। डेट फंड्स में एक बहुत टैक्स का बेनिफिट होता था जो काफी हमारे इन्वेस्टर्स अब मिस करते हैं। लेकिन आज अगर इन्वेस्ट करना हो डेट फंड्स में तो फिर से मैं कहूंगी कि आप अपने गोल के हिसाब से देखें कि अगर आपको ये पैसा अगर आपको इमिडिएटली चाहिए, अगले कुछ 1 महीने 2 महीने 6 महीने में आपको जरूरत हो सकती है, तो उसको जितना हो सके लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म जो भी फंड्स है उसमें डालें। टिपिकली हमने ये देखा है कि पिछले कुछ सालों में जब स्पेशली जब कोविड वगैरह हुआ था तो हमने देखा था कि क्रेडिट रिस्क फंड्स में काफी सारा उतार चढ़ाव हुए, काफी उसमें लिक्विडिटी इश्यूज के कारण काफी तकलीफ हुई। तो अगर आपका गोल इमीडिएट लिक्विडिटी का हो तो ट्राई करें कि आप उनमें नहीं, और इमीडिएट जो लिक्विड है
अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स है या एब्सोल्युटली शॉर्ट टर्म फंड्स है, उनमें इन्वेस्ट करें। जितनी अवधि लंबी हो उतना आपकी जो रेट के जो रेट्स है वो उसको इफेक्ट कर सकते हैं आपके रिटर्न्स को, ध्यान में रखें। जैसे मैंने कहा कि हाल फिलहाल अभी तो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स है, आप कोई भी फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में डालें तो भी अच्छा होगा। ओके, बिल्कुल। तो डेट की स्ट्रैटेजी प्रीति हमने आपसे समझी। यहाँ पर क्योंकि इक्विटी और डेट का जिक्र हुआ हेमंत जी, इसलिए बात आ जाती है एसेट एलोकेशन की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है किसी के भी पोर्टफोलियो का। लेकिन इसको तय कैसे किया जाए? हम कई बार एक एसेट एलोकेशन तय कर देते हैं कि हमें इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो चाहिए या डेट हैवी पोर्टफोलियो चाहिए आपके जोखिम क्षमता के अनुसार, लेकिन कई बार वो एलोकेशन बिगड़ भी जाता है। तो एसेट एलोकेशन को सही ढंग से कैसे समझा जाए और इसको तय कैसे किया जाए? देखिए स्वाति, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आई थिंक दोनों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एसेट एलोकेशन होना बहुत जरूरी है, और साथ ही उसको कैसे डिसाइड किया जाए वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने पहले बात की कि आप अपने जब गोल्स को एस्टेब्लिश करते हो, आप एक टाइम होराइजन बनाते हो। टाइम होराइजन का मतलब है आप बताते हो कि आपके पास वो गोल अचीव करने के लिए कितना समय है। तो जाहिर सी बात है, जब आपके पास वो क्लैरिटी है तो आप क्या करेंगे। आप जब शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो प्रायोरिटी है वो होगी सेफ्टी ऑफ कैपिटल, क्योंकि किसी पर्पस के लिए आपको थोड़े समय के बाद वो पैसे की जरूरत है, तो वो पैसा आपके पास डेट में जाएगा। जब हम मीडियम टर्म की बात करते हैं तो वहां पे हमें दोनों चीजों की जरूरत होती है। हम ये चाहते हैं कि थोड़ी सेफ्टी भी रहे और हमें रिटर्न भी थोड़े हेल्दी मिले, तो वहां पे फिर एक हाइब्रिड तरह का पोर्टफोलियो काम आता है। और लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इन्फ्लेशन बहुत बड़ा रिस्क है पोर्टफोलियो के लिए, तो आपकी जो रुझान है वो ऐसी एसेट क्लास के ऊपर होना चाहिए जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करे। तो वहां पे आपका पैसा इक्विटी में जाता है। देखिए, दो तरीके होते हैं। एक तो होता है थंब रूल, और दूसरा है, जैसे मैंने कहा, कि अपने टाइम होराइजन देख के, कि वो कहीं ना कहीं आपका आपका रिस्क प्रोफाइल भी बताता है। थंब रूल के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो आपकी पर्सनल सिचुएशन को नहीं देखते। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि थंब रूल को फॉलो करने की बजाय आपकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, आपका जो रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से डिसाइड करें। तो जब आप इस तरीके से अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, टाइम देते हैं, तो आपके लिए एसेट एलोकेशन करना बहुत आसान होता है। दूसरी बात, एसेट एलोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको ये भी बताता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में कितना रिस्क ले रहे हो और कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए, इन द लॉन्ग रन, अगर आप चाहते हो कि आपको हेल्दी रिटर्न मिले, इन्फ्लेशन को बीट करें, और आपका एसेट एलोकेशन दिखा रहा है कि आपका 70% पैसा जो है डेट में है, तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए अचीवेबल नहीं होगा। तो दोनों को मैच करने के लिए आई थिंक एसेट एलोकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये जो है किसी भी निवेशक के लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। जब मैंने कहा, जैसे रोड मैप जो बनाते हैं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा एसेट एलोकेशन भी है। और प्रीति, एसेट एलोकेशन में ही इक्विटी और डेट की हमने चर्चा तो की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गोल्ड। गोल्ड का रोल किसी के पोर्टफोलियो में कैसा होना चाहिए? क्योंकि कई बार सोने की चमक के आगे बाकी हर कोई चीज फीकी लगने लगती है निवेशकों को, स्पेशली ऐसे समय पे जब काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन और थोड़ी अनसर्टेनिटीज है। तो गोल्ड की सही मात्रा और सही खरीदारी कैसे? तो स्वाति, आई थिंक लोगों ने हमें बहुत एज वुमेन काफी बदनाम किया है कि आप तो सिर्फ सोना ही खरीदोगे या आपको तो सिर्फ सोने की तरफ रुझाव है। लेकिन ये सही है कि गोल्ड का भी एक 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 स्टेटस है आपके एसेट एलोकेशन में, और हमारा ये मानना है इक्विटी, डेट और गोल्ड के बीच में अगर आप एसेट एलोकेशन करें तो आपकी जितनी फाइनेंशियल प्लानिंग है बहुत अच्छे से हो सकती है। गोल्ड में हम ज्यादा, एक जमाना होता था जब गोल्ड को एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जाता था। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि दिस डजंट होल्ड ट्रू। लेकिन ये भी सही है कि ऐसे पीरियड्स होते हैं, कई बार वो कोरिलेशन भी नेगेटिव कोरिलेशन भी रहता है, जहां आपके इक्विटी मार्केट्स बहुत अच्छा करते हैं और गोल्ड अच्छा नहीं करती है। लेकिन इक्विटी मार्केट्स जब नहीं करते हैं, जैसे कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो जाए और आपके इक्विटी मार्केट्स पे कुछ असर आ जाए, तो गोल्ड उस समय बढ़ जाता है। तो इसीलिए 5 to 10% आपका पोर्टफोलियो जो है वो गोल्ड में होना चाहिए। मेरा ये भी मानना है कि जितने आप मतलब स्पेशली आपका जितना लार्जर पोर्टफोलियो, सपोज आपका पोर्टफोलियो आप HNI, अल्ट्रा HNI है, तो शायद उसमें 5-10% तक होना चाहिए। लेकिन आपका पोर्टफोलियो अगर सीमित है तो उसमें गोल्ड का 5% से ज्यादा ना रखें, क्योंकि उसमें ग्रोथ
और स्टेबिलिटी के बीच में जब आप चूज करते हैं तो ग्रोथ इतनी गोल्ड में होती नहीं है। गोल्ड अब इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत सबसे बेहतरीन तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट इशू करती है, आरबीआई इशू करती है वो बॉन्ड्स। वो आप कोई भी बैंक या कोई भी एडवाइजर के कोई भी ब्रोकर या कोई भी इंटरमीडिएटरी के द्वारा ले सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अगर आप उसको 8 साल तक रखें तो आपको उस पे टैक्स, उसके जो रिटर्न्स है उस पे टैक्स नहीं भरना पड़ता है, और आपको एक एडिशनल 2.5% उस पे हर साल इंटरेस्ट भी मिलता है। और इसमें लिक्विडिटी भी है, अगर आप किसी भी समय बेचना चाहें तो आप उसको सेकेंडरी मार्केट में जाके बेच सकते हैं। तो हमारा सबसे रेकमेंडेड प्रोडक्ट गोल्ड इन्वेस्ट करने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। उसके अलावा अगर आप सपोज उसमें, क्योंकि मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड है, तो हम ये भी रेकमेंड करते हैं कि आप गोल्ड फंड्स में, गोल्ड सेविंग फंड्स में भी इन्वेस्ट करें। छोटी छोटी रकम, अगेन 100 रुपीज 500 रुपीज में एक आप गोल्ड पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। अभी दिवाली आ रही है और धनतेरस पे हमने देखा है कि दिवाली के अराउंड काफी सोने में लोग शगुन, उसको ऑस्पिशियस मान के सोना खरीदते हैं। तो हमारा ये रेकमेंडेशन है कि आप फिजिकल गोल्ड की बजाय इस कोई भी एक, या तो गोल्ड म्यूचुअल फंड या सॉवरेन गोल्ड के द्वारा गोल्ड में निवेश करें। बिल्कुल। तो इस बार त्योहार में क्यों ना सोने में निवेश से शुरुआत की जा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा निवेश सोने में सही रहता है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, आगे भी चर्चा जारी रहेगी। पोर्टफोलियो के नवरत्न इस पर कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ लक्ष्मी से प्रीति राठी गुप्ता है और हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट से हेमंत रुस्तगी भी हैं। हेमंत जी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी के भी पोर्टफोलियो प्लानिंग के लिए कि वो टैक्स एफिशिएंट निवेश भी करे, और ये आनंद फानन में नहीं बल्कि बहुत डिटेल में प्लानिंग करने वाला है, एक सिस्टम है। इसलिए टैक्स प्लानिंग निवेश सबसे ज्यादा कारगर कैसे हो सकता है? देखिए स्वाति, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो होता है कि इन्वेस्टमेंट के समय पे, निवेश के समय पे टैक्स प्लानिंग करना या टैक्स सेव करना, और दूसरा मुझे लगता है जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अब जब हम जानते हैं कि जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिपेंड करता है आपने न्यू टैक्स रिजीम के अंडर है क्या, ओल्ड में है। तो ऑब्वियसली अगर नए में है तो किसी भी टैक्स इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, स्पेशली जब अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, कि जो रिटर्न्स हैं वो रिटर्न जो है वो टैक्स एफिशिएंट होने चाहिए, क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो की जो ओवरऑल रिटर्न है उस पर काफी बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली एक होता है ग्रॉस रिटर्न, फिर आपने उसके ऊपर टैक्स पे किया, फिर आपको पोस्ट टैक्स जो रिटर्न मिलता है, आपके काम तो सिर्फ वही आता है। तो वही डिफरेंस है। जैसे हम अगर कहते हैं कि ट्रेडिशनल ऑप्शन में, फिक्स डिपॉजिट में, स्मॉल सेविंग में, जहाँ पे ज्यादातर ऑप्शन में आपके जो 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 टैक्स आपको पे करना पड़ता है, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न, एक तो रिटर्न कम होता है, उसके बाद पोस्ट टैक्स रिटर्न और भी कम होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुने जहां पे आपको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिले, और इवन विद इन वन एसेट क्लास भी अगर आप थोड़े से केयरफुल रहें तो आप बेटर और हायर टैक्स, पोस्ट टैक्स रिटर्न ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका मान लीजिए इक्विटी पोर्टफोलियो है, आप खुद से इन्वेस्ट करते हो या आप एमएस के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, और उसको हम कंपेयर करें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। म्यूचुअल फंड में जो बाइंग एंड सेलिंग है वो फंड मैनेजर करते हैं आपके बिहाफ पे। आपके पास टैक्स तभी आपको पे करना है जब आपने खुद ट्रांजैक्शन किया, लेकिन जो फंड मैनेजर चेंजेस कर रहे हैं उसके लिए आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप खुद से अपना इक्विटी पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं तो वहां पे अगर आप जो भी चेंजेस करते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन आप 1 साल के अंदर करते हैं, 1 साल के बाद करते हैं, तो वहां पे भी आपको टैक्स पे करना है। दूसरी बात, जो टैक्स रेट्स हैं अभी जहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, जैसे इक्विटी पोर्शन अगर 35% या उससे ज्यादा है, तो ऐसी जो हाइब्रिड फंड्स हैं उनको अगर आप पोर्टफोलियो में शामिल करें तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो थोड़ी सी सोच, थोड़ा सा समझ के, थोड़ी सी अपनी रिक्वायरमेंट को समझ के अगर आप सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का मिक्स लें, तो आपके जो रिटर्न, एक तो ग्रॉस रिटर्न सुधरेंगे, दूसरा जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है उसमें काफी फर्क पड़ेगा। और मुझे लगता है आपके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे निवेशकों को पूरा ध्यान देना चाहिए। राइट सर, और उतनी ही इम्पोर्टेंस रिस्क मैनेजमेंट की भी है प्रीति। एंड हम जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में इंश्योरेंस और इमरजेंसी प्लानिंग दोनों आ जाते हैं, और इनफैक्ट निवेश शुरू करने से पहले भी इंश्योरेंस एंड देन इमरजेंसी फंड बना लेना चाहिए।
तो कितना इंश्योरेंस, कितना इमरजेंसी फंड आप सजेस्ट करेंगी? तो इंश्योरेंस हम हमेशा ये रेकमेंड करते हैं कि सबसे पहले, और पर्टिकुलरली हेल्थ इंश्योरेंस, जितने भी आप जैसे आपने जस्ट अपना करियर शुरू किया है या जस्ट कमाई शुरू की है, तो कई लोग सोचते हैं कि हमें इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, या हमें इमरजेंसी फंड की क्या जरूरत है। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि आप इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस एक सुरक्षा कवच है। आपके जितने भी फाइनेंशियल प्लानिंग की जो जर्नी है उसके ऊपर एक वो रिस्क कवर है, ताकि कुछ भी हेल्थ इमरजेंसी हो जाए तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग डीरेल ना हो, उसमें से आपको पैसे, जो आपकी बचत है या इन्वेस्टमेंट है, उसमें से पैसे आपको निकालने ना पड़े। तो हेल्थ इंश्योरेंस की जहां तक बात है, अब हम एक थंब रूल बोलते हैं उसमें कि कम से कम आपकी सिटी में एक हार्ट सर्जरी होने जितनी आपके पास हेल्थ कवर होनी चाहिए। आज की तारीख में वो प्राय 4 से 5 लाख रुपए होती है। जैसे हमने कोविड में भी देखा कि अगर आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए हॉस्पिटल में, तो एक 4 to 5 lakhs का कवर होना चाहिए फॉर एन इंडिविजुअल। फिर ये भी डिपेंड करता है कि सिर्फ आप अपने लिए लें, आपके ऊपर जितने भी डिपेंडेंट्स है, आपके स्पाउस हो या आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हो, जिनकी भी अगर हेल्थ मेडिकल इशू हो और पे आपको करना पड़े, तो उसकी हेल्थ, उन सब की हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेनी चाहिए। ये खर्च है, ये एक्सपेंस है, लेकिन ये एक्सपेंस करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग डीरेल ना हो। इसमें एक इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। जब आप ब्रेड अर्नर हो या जो भी फैमिली में ब्रेड अर्नर हो, और बहुत सारी लायबिलिटीज हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, तो उस हिसाब से आपको इंश्योरेंस के टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस भी लेनी चाहिए। जहां तक इमरजेंसी फंड का सवाल है, तो हमारा ये मानना है कि आपकी कम से कम 6 से 8 महीने, अगर आपकी आप एक रेगुलर इनकम अर्न करते हैं हर महीने, तो 6 to 8 months के जो आपके खर्चे हैं उसको आप एक अलग रखें, उसको एक इमरजेंसी फंड ईयर मार्क करके उसको रखें, और ऐसी जगह रखें जहां लिक्विड रहेगा, जहां आपको इमिडिएटली एक्सेस हो जाए। इसमें हमारा रिकमेंडेशन होता था कि आप मतलब भले ही आपके सेविंग्स अकाउंट और लिक्विड फंड के बीच में रखें, पर क्योंकि हो सकता है इमरजेंसी फंड आप कभी यूज भी ना करें, और फॉर्चुनेटली आइडियली यही होना चाहिए कि हमें कभी उसकी जरूरत ना हो। जिन लोगों की फ्लेक्सिबल या कोई लम सम चंकी अर्निंग्स हो, फ्रीलांसर्स हो, कंसल्टिंग बिजनेस हो, जहां आपकी इनकम फिक्स नहीं हो, उनको हम रेकमेंड करते हैं कि कम से कम साल भर की आपके जो खर्चे हैं उनको आप ईयर मार्क करके एक इमरजेंसी फंड में रखें। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है करनी। काफी लोग इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड में कंफ्यूज हो जाते हैं, और जिस तरह हम समझाते हैं कि कल को अगर आपको कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो इंश्योरेंस काम आएगी आपको हॉस्पिटल के बिल्स पे करने में, उसकी इलाज के खर्चे भरने में। लेकिन जो आपकी जी प्रीति, अर्निंग में कमी होगी, क्योंकि आपका काम नहीं कर पा रहे, वो नीड्स आपके इमरजेंसी फंड मीट। स्वाभाविक तौर पर प्रीति, जैसा आप बता रही है कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, इमरजेंसी और इंश्योरेंस दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका ध्यान एक कंप्लीट पोर्टफोलियो प्लानिंग में रखना बेहद जरूरी है। मैं बहुत धन्यवाद प्रीति आपका करना चाहूंगी निवेश के वो नगीनों के बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आइए अब देखते हैं हमारा खास सेगमेंट 9 दिन 9 फंड। तो मुनाफे के फंड हम अब जानेंगे। हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट के हेमंत रुस्तगी है। हेमंत जी, आपकी नजर में वो कौन से दमदार फंड है जो पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं? कौन सी कैटेगरी और कौन से फंड? देखिए स्वाति, क्योंकि हम इक्विटी फंड की बात करें तो सबसे पहले मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है मल्टी कैप फंड्स। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें तीनों सेगमेंट में मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट रहती है। तो इससे जो हमेशा आपको दुविधा रहती है कि हम कब पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करें विद इन सेगमेंट, कैसे डिसाइड करें, तो वो सब आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देते हो। और क्योंकि मिनिमम एलोकेशन है सेगमेंट की, तो आप हमेशा थोड़ा कंट्रोल भी रहता है आपके पास कितना सेगमेंट हो। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मल्टी कैप, और उसमें जो फंड मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। एक तो उसका बहुत ही लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, वो जो ग्रोथ है रीजनेबल वैल्यू, इसका मतलब ये है कि दोनों उसमें वैल्यू भी है और उसमें ग्रोथ भी है, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है जो पोर्टफोलियो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। तो डिफरेंट पैरामीटर्स पर हम 3 साल का अल्फा देखें
तो करीब करीब 10.44 का अल्फा है वहां पे, और जो बीटा है करीब 1 है। मतलब जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसके मुकाबले की वॉलेटिलिटी है, लेकिन रिटर्न जो है वो आउट परफॉर्म किया है इस फंड ने। तो मुझे लगता है मल्टी कैप फंड में निपॉन इंडिया मल्टी कैप एक बहुत ही अच्छी फंड है। दूसरा एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, मुझे ये कैटेगरी भी काफी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे भी मिनिमम 35% दोनों सेगमेंट में इन्वेस्ट होता है, और बाकी जो है वो फंड मैनेजर के हाथ में रहता है। बट यूजुअली थोड़ा बायस रहता है लार्ज कैप पे, मिड कैप में थोड़ा कम रहता है, बट कुछ हिस्सा थोड़ा मिड कैप में भी जाता है। उस कैटेगरी में मुझे एक मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप काफी अच्छा लगता है। इसमें अभी हम देखें तो करीब करीब 50% लार्ज कैप है, 35% मिड कैप और 15% जो है वो स्मॉल कैप है। वो स्मॉल कैप में कंसिस्टेंटली वहां पे जो है उसमें एक्सपोजर रहता है। तो फिर से अगेन बायस जो है दोनों सेगमेंट पे, बट कुछ एक्सपोजर आपको वहां पे मिलता है। अगेन गुड क्वालिटी पोर्टफोलियो, 3 साल में अगर देखें तो करीब करीब 7.4 का अल्फा उन्होंने क्रिएट किया है यहाँ बिल्कुल पे। सर। और जो बीटा है वो 1 के नीचे अराउंड 0.89, मतलब वॉलेटिलिटी जो है बेंचमार्क से थोड़ी कम है। तो अच्छा पोर्टफोलियो, वेल डाइवर्सिफाइड ऑल राइट। पोर्टफोलियो। और जैसे मैंने कहा ये कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच हेमंत जी, शानदार मुनाफे के दमदार फंड हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपका करते हैं। रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।